मूविंग ऑन टू द चैप्टर 4, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को HTML की डिस्कस करेंगे जो कि रह गई हैं। HTML के कई टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने जो जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कमेंट्स आर यूज टू राइट नोट्स इनसाइड HTML। आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने अपना HTML का या किसी भी लैंग्वेज का कोड किसी दूसरे प्रोग्रामर को देना है, तो क्या करेंगे आप उसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े हिंट्स भी देंगे कि ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड ये कर रहा है, आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई करें, आप दूसरे प्रोग्रामर को बताना चाहेंगे। तो इसका ये एक तरीके का तो ये है कि आप सेंड करें और उसके साथ ईमेल कर दें या उसे व्हाट्सएप या स्नैपचैट पर मैसेज कर दें, कुछ भी इस तरह का काम कर दें। लेकिन एक ये होगा कि आप अपने कोड के अंदर ही कुछ इस तरह से लिख दें कि वो कमेंट्स उसे पहुंच जाए। अब अगर हम इधर पोर्टफोलियो वेबसाइट को बंद करेंगे यहाँ पर और चैप्टर 4 के नाम से अपनी अपने मेन फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी को डिफाइन कर देंगे, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 हम ओपन अप करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे। ओके, तो कमेंट्स क्या ही होते हैं, कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट नोट्स इनसाइड HTML कोड, दे आर नॉट विजिबल इन द ब्राउजर। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अगर वैसे कोई भी कोड लिखेंगे तो वो ब्राउजर के अंदर आएगा ही आएगा, वो HTML के पेज के अंदर आएगा ही आएगा, यानी कि हमारी वो रेगुलर वेबसाइट को इंटरप्ट करें, सिंपल। एंड आर यूज टू एक्सप्लेन कोड और डिसेबल पार्ट्स टेम्पोरेरीली। कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, या कोई भी हमने लाइंस ऑफ कोड अभी के लिए यूज नहीं करने, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं ताकि वो कोड के अंदर पढ़े तो रहें लेकिन यूज ना हो। अगेन, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर यूज टू डिफाइन नोट्स फॉर अदर प्रोग्रामर्स, आप सिंपल कह सकते हैं। और ये कोड को एक्सप्लेन करते हैं, या किसी भी ऐसे पार्ट ऑफ कोड को, लाइंस ऑफ कोड को जो आप अभी यूज नहीं कर रहे, आप उसे टेम्पररी तौर पर उसी फाइल के अंदर रख सकते हैं लेकिन वो यूज नहीं होंगे। तो जो ही हमारे पास फाइल ओपन होगी, हम इसको index.html एक फाइल बना लेते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर वेबसाइट। तो हमारे पास यहाँ पर index.html की फाइल बन रही है। तो कमेंट लिखने के लिए क्या सिंटैक्स होता है हमारे पास, सबसे पहले एक इस तरह की, हम जिस तरह टैग्स के अंदर हम लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह की एक सिंबल देंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद दो डैशेस, बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा क्लोजिंग टैग में, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज कमेंट। इस तरीके से हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, चाहे वो मल्टी लाइन हो या सिंगल लाइन। तो यहाँ पर आकर अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज कमेंट। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अपने इस फाइल को अगर मैं ब्राउज़र के अंदर ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। हालांकि अगर मैं वैसे लिख दूँ कि दिस इज कमेंट तो वो आएगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो आ रहा है, दिस इज कमेंट लिखा आ रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि ये आए। हम HTML की बॉयलर प्लेट, हम तो कमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि हम इधर एक हेडिंग डिफाइन करते हैं, हेडिंग फॉर एग्जांपल वेबसाइट, इसको हेडिंग को हम वेबसाइट भी लिख देते हैं। तो इस पर मैं क्या कमेंट करना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली जो मैं कमेंट कर रहा हूँ वो सबको पता ही है, दिस इज मेन हेडिंग। कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स यूज होते हैं। तो जो ही आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे, कोड को समझना दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए कि सर्टेन पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है। तो तब आपने कमेंट्स डिफाइन करने हैं ताकि उसको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं कमेंट्स तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब हम क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड ले जाएंगे HTML का और इसके अंदर से मूव कर देंगे। ओके, तो दिस इज मेन हेडिंग,
यहाँ पर हम चैप्टर 4 के नाम, चैप्टर 4 इसे टाइटल दे देंगे, चैप्टर अंडरस्कोर 04। तो कमेंट्स, यू गॉट दिस सिमेंटिक टैग्स इन HTML। तो सिमेंटिक टैग क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटेंट, दे मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव एसईओ। अब सिमेंटिक टैग्स को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक टैग यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमने हेडिंग्स लिखनी है तो हम स्पैन नहीं यूज़ करते, बल्कि हम यूज़ करते हैं H1, H2, H3, H4, इस तरह के हम टैग्स को यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो पेज है वो एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी कि गूगल पर हमारा पेज या किसी भी दूसरे सर्च इंजन पर हमारा पेज टॉप मोस्ट कैटेगरी में रैंक करे। तो सिमेंटिक टैग्स इन HTML, इसमें हमारे पास चंद टैग्स हैं, लाइक हेडर डिफाइंस टॉप सेक्शन। जिस तरह आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें एक हेडर होता है, तो हम किसी भी वेबसाइट का हेडर डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हेडर टैग। तो चलते हैं वेबसाइट पर। तो सबसे पहले मैं इधर एक हेडर लिख दूंगा, और ये हमारे पास एक हेडर टैग, और यहाँ पर जो मर्जी आप कंटेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज हेडर। तो जो ही हम ब्राउज़र में जाकर इसे रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज हेडर। बाद में आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो नेक्स्ट हमारे पास टैग है नेविगेशन टैग। NAV डिफाइंस नेविगेशन लिंक्स। फॉर एग्जांपल, अभी जिस तरह हमने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में अपने मेन पेज को कॉन्टैक्ट अस के पेज के साथ कनेक्ट किया था, तो ऐसे किसी भी लिंक्स को जो एक पेज से, जो एक वेब पूरी वेबसाइट में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जंप करने के लिए यूज होता है, तो उसमें उसको उन लिंक्स को हम डिफाइन करते हैं नेविगेशन टैग के अंदर। चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक दूसरा HTML का पेज बनाता हूँ, test.html। तो test.html फाइल बनाएंगे, HTML बॉयलर प्लेट कोड, Shift 1 पे क्लिक करके आ जाएगा टेस्ट HTML, और दिस इज टेक्स्ट HTML फाइल। ओके, तो अब इस फाइल को मैं अपनी मेन फाइल से कनेक्ट करूंगा। अब हेडर होता है, हेडर सबसे ऊपर आएगा वेबसाइट के, और उसके अंदर ही हम देखते हैं कि ज़्यादातर नेविगेशन लिंक्स होते हैं। तो हेडर के अंदर ही हम नेविगेशन लिंक्स को डिफाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले NAV nav टैग, और उसके अंदर हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ मैं लिख दूंगा टेस्ट पेज, और यहाँ पर test.html। तो ब्राउज़र में जाकर जो ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट पेज आ चुका है। जो ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास test.html ओपन हो गई है। ओके, तो किसी भी किस्म के नेविगेशन लिंक्स आपने डिफाइन करने हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपने नैव टैग के अंडर करने हैं। तीसरा टैग है मेन टैग, डिफाइंस मेन कंटेंट। अब वेबसाइट का मेन कंटेंट वेबसाइट तीन हिस्सों में डिफाइन होगी। सबसे पहले हेडर, उसके बाद मेन सेक्शन, और देन फुटर, जो कि आगे में हमने टैग देखना है। फुटर डिफाइंस बॉटम सेक्शन। जिस तरह हेडर है इसी तरह फुटर। जिस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट का हेडर और फुटर होता है, फुटर में ऑब्वियसली कभी कभार पेज नंबर आते हैं, या कोई भी आपने फुट नोट्स डालने हो वो आते हैं। तो इसी तरीके से हेडर में नेविगेशन लिंक्स आएंगे हमारे पास। तो अभी हमारे पास ये नेविगेशन लिंक्स आ चुके हैं। तो नेक्स्टली हम मूव करेंगे यहाँ पर एक मेन टैग को डिफाइन करेंगे। अब मेन टैग क्या करता है? द मेन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द मेन कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। द मेन कंटेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ कंटेंट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और एक्सपेंड्स अपॉन द सेंट्रल टॉपिक। यानी कि जो मेन वेबसाइट का कंटेंट है वो आएगा मेन के अंदर, जिस तरह के नाम से डिफाइन है। तो मैं ये H1 को जो है मेन के अंदर ले जाऊंगा। तो गुड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है सिमेंटिक टैग्स के अंदर, वो है सेक्शन टैग। डिफाइन सेक्शन, कोई भी पार्टिकुलर सेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दो तीन पैराग्राफ लिख रहा हूँ, किसी भी कोई ऐसे लिख रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो एक सेक्शन की सूरत में है। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, हम इधर एक सेक्शन डिफाइन कर देते हैं, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, essay 1। essay 1 मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं एक पी टैग डिफाइन करके लोगरम 300 लिख देता हूँ।
या वो ज़्यादा हो गए, लोअर हम 50 लिख देते हैं। तो हम इसी सेक्शन को रेप्लिकेट करेंगे शिफ्ट आल्ट की और डाउन एरो की प्रेस करके, SA2 SA3। तो आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने मुख्तलिफ ऐसे लिखे हैं और हमने उसके मुख्तलिफ सेक्शंस बना दिए हैं। तो हर सेक्शन किसी ना किसी पर्पज़ को सर्व कर रहा है। अब हमने ऐसे लिखे हैं, एक ऐसे 1 है, एक ऐसे 2 है, एक ऐसे 3 है। अपनी तरीके से सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल्स, फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स ने जो आपको आगे से रिव्यू दिया आपके सर्विसेज का, आप उसे अलहदा सेक्शन में डाल सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स को अलहदा सेक्शन में डाल सकते हैं पोर्टफोलियो बनाते हुए, या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफाइन करके सेक्शन टैग्स के ज़रिए से आप एक बेटर वे के अंदर अपनी जो वेबसाइट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। और आफ्टर ऑल क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है गूगल में टॉप मोस्ट कैटेगरी में रैंक करेगी। कोई भी सर्च करेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा, अगर आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द सर्च। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास आर्टिकल टैग्स डिफाइन इंडिपेंडेंट कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे यूजेज यूजेज ऑफ आर्टिकल टैग। तो जो ही हम यहाँ पे लिखेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल टैग, the HTML article tag is a semantic element used to enclose self-contained content that can stand on its own independently of the rest of the page. For example, क्या इसके यूज कैसे हो सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज स्टोरीज, फोरम, सोशल मीडिया पोस्ट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, प्रोडक्ट लिस्टिंग। यानी कि आफ्टर ऑल आप इस चीज़ के यूज केसेस को देख सकते हैं। ईच मटेरियल पोस्ट ऑन अ ब्लॉग्स होम पेज और आर्काइव पेज शुड बी रैप्ड इन आर्टिकल टैग। न्यूज स्टोरीज, इसी तरह एड्स वगैरह हैं वो भी आप, उसके लिए हमारे पास एक अलहदा टैग होता है असाइड टैग, जो कि साइड कंटेंट को सारा कंटेन करता है। जो आर्टिकल टैग है इसमें आप जिस तरह आप इसके यूज़ केसेस दे सकते हैं, फोरम और सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़ स्टोरीज, तो इन सब के लिए आप अपने आर्टिकल टैग को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर चाहे आप पी टैग यूज़ करें, स्पैन टैग यूज़ करें, जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फुटर टैग है, डिफाइंस बॉटम सेक्शन। हम यहाँ आर्टिकल भी लिख देते हैं। आर्टिकल टैग यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे आ जाएगा तो इसका हमें यूज केस पता चल जाएगा। द आर्टिकल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट और सेल्फ कंटेंट, यानी कि सेल्फ कंटेंट कोई भी एलिमेंट है आपने उसे आर्टिकल के अंदर डाल देना। आर्टिकल, तो मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, आर्टिकल टैग इज यूज फॉर सेल्फ डिपेंडेंट डिपेंडेंट कोड। ओके, तो आर्टिकल टैग में हमारे पास डन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। अब हमारे पास दो तरह के HTML एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स टेक फुल विड्थ एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ध्यान से सुने दोबारा, ब्लॉक एलिमेंट्स टेक फुल विड्थ एंड स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हेडिंग है ना मेरे पास, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ हेडिंग को और हम इधर पेस्ट करते हैं अपने मेन टैग के अंदर। मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास चूंकि हेडिंग 1 है पहले, तो मैं इसको H2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हेडिंग 2 है मेरे पास, और जो हम चीज़, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। जो ये हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास हेडिंग आ रही है। अभी अगर हमारे पास नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ कोई हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल H3 डाल देता हूँ, H3 हेडिंग 3 हेडिंग 2, तो जो ये हम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसी लाइन पर नहीं आ रही। ऐसे भी तो हो सकता था कि हेडिंग 3 इसके साथ बिल्कुल आ जाती, लेकिन ये अगली लाइन पर गई है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स टेक फुल विड्थ एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इसी div टैग, पैराग्राफ टैग, पी टैग, H1 टैग, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यानी जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये पूरी विड्थ ले लेंगे, और इसके साथ कोई भी एलिमेंट अगर आप एसोसिएट इसके आगे करते हैं तो वो अगली लाइन पर आएगा, उस सेम लाइन पर नहीं आएगा। अच्छा,
और नेक्स्ट हमारे पास टैग्स हैं इनलाइन एलिमेंट्स टेक ओनली रिक्वायर्ड विड्थ एंड डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो स्पैन, एंकर टैग और इमेज टैग हम आगे पढ़ेंगे, इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। तो स्पैन टैग क्या है? अब इधर मैं हेडिंग के साथ ही अगर स्पैन टैग लगा देता हूँ तो क्या होगा? दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो जो ही मैं ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा, दिस इज इनलाइन एलिमेंट, तो आप देख रहे हैं हेडिंग 2 के साथ बिल्कुल नहीं आया। क्यों? क्योंकि हेडिंग जो है हमारे पास H1 H2 H3 अप टू H6, ये सारे क्या हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो ये सारी लाइन को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको मैं थोड़ी सी CSS लिख के दिखाऊं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने भी CSS पर किसी गौर नहीं करनी। इधर एक स्टाइल एट्रीब्यूट, हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था ये वाला। फॉर एग्जांपल मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक रेड। तो अभी आप देखिए ज़रा, देख रहे हैं आप कि हेडिंग 2 का जो बैकग्राउंड कलर है वो सिर्फ हेडिंग 2 के कंटेंट तक नहीं आया, बल्कि वो पूरी लाइन पर फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं स्पैन का देखूं, इसको मैं स्टाइल देकर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। तो जो मैं ब्लू यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्या होगा? सिर्फ जितना कंटेंट है उस पर ही बैकग्राउंड ब्लू आया, पूरी लाइन पर नहीं आया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ज़्यादा क्लैरिफाइड हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो एंकर टैग है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। वो भी एक लाइन में आप मल्टीपल एंकर टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। और इमेज टैग में, इमेज टैग में आगे हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया टैग्स इन HTML। मीडिया टैग्स इन HTML आर यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। मीडिया टैग्स आप जानते हैं मीडिया क्या होता है। तो कॉमन मीडिया टैग्स क्या होते हैं? इमेज, नाम से ज़ाहिर है IMG इमेज, डिस्प्लेज इमेज, ऑडियो प्लेज ऑडियो, एंड वीडियो प्लेज वीडियो, एंड सोर्स स्पेसिफाइड मीडिया सोर्स। बेसिकली हमारे पास ये 3 यूज होते हैं, तो इसके यूज केसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इमेजेस, इमेज टैग। तो मैं एक जाता हूँ अभी ब्राउजर में और यहाँ से रैंडम इमेज का एक URL देता हूँ, रैंडम इमेज URL। तो लोरम पिक्सम पे जब आप आएंगे, ये वेबसाइट है हमारे पास, तो यहाँ पर आप एक रैंडम वेबसाइट का URL ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी कर लिया। और आप दो तरह से पाथ दे सकते हैं, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, या कोई भी फाइल हो। एक तो ऑनलाइन, और दूसरा आपकी वेबसाइट के जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर अगर आपके पास कोई फाइल है तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं साहब। अच्छा, तो अभी मेरे पास एक इमेज आएगी यहाँ पे, इमेज टैग डिफाइन करेंगे। अच्छा, इमेज टैग क्या है? ये क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं करता, ये एक एम्प्टी टैग है, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये सेल्फ कंटेंट टैग है और ये क्लोजिंग टैग रिक्वायर नहीं करता, तो इसलिए हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे। तो इमेज में हमारे पास आता है एक एट्रीब्यूट SRC करके। तो SRC में क्या होता है? SRC इज लाइक अ सोर्स, जिसमें हम सोर्स डिफाइन करते हैं कि इमेज का सोर्स क्या है। तो हमने URL जो कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा एक ऑल टैग होता है। हमने अगर अपनी वेबसाइट को अच्छे वाला बनाना है तो ऑल टैग जरूर डिफाइन करें। क्यों? ऑल टैग क्या होता है? आप अपनी इमेज के बारे में बताएं, दिस इज रैंडम इमेज। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा ऑल टेक्स्ट नहीं है। अगर हम इसको होवर करेंगे, दिस एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। ब्राउजर डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफरेंस बाय द एलिमेंट। दिस इज द केस फॉर नो। छोड़ें अब इस चीज़ को। इसके दो यूज केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि ब्राउज़र कोई ओल्ड फ़ोन है, जो कि ब्राउज़र आजकल तो नए फ़ोन है और वो एंड्रॉयड फ़ोन जो है या आईफोन जो भी हैं, तो वो अच्छे ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्राउज़र है जो ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, या फॉर एग्जांपल आपका नेट स्लो है, तो इमेज लोड नहीं होगी बल्कि ये टेक्स्ट लोड हो जाएगा। दिस इज़ रैंडम इमेज। समझ रहे हैं? और दूसरा ये आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाता है। किन लोगों के लिए? वो लोग जो देख सुन नहीं सकते, स्पेशल पीपल। सो दिस इज़ रैंडम इमेज। तो और अगर आपका यूआरएल जो है वो गलत है, चाहे वो रिलेटिव फाइल है या आपने ऑनलाइन कोई भी फाइल अटैच की है, तो तब भी यही ऑल टेक्स्ट ही हमारे पास आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, दिस इज रैंडम इमेज।
अभी देख लेते हैं कि क्या मसला है इसको। दिस इज रैंडम इमेज। ओके, हम क्या करेंगे, लिंक को दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट करते हैं। अब की बार अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आकर, हाँ, तो हमारे पास इमेज आ चुकी है। पहले क्यों नहीं इसलिए है क्योंकि वो हमारे पास यूआरएल थोड़ा सा गलत कॉपी हो गया था। इसके चंद मजीद एट्रीब्यूट्स होते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स विड्थ कर रहा हूँ इसकी, और हाइट 100 पिक्सल्स। कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यह है कि आप या विड्थ मुकर्रर करें या हाइट मुकर्रर करें, इन दोनों में से एक। वो है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग ऑब्वियसली ऑडियो टैग ऑडियो इंसर्ट करने के लिए यूज़ होगा एचटीएमएल के अंदर। तो इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, जो हमने कोड कॉपी किया है नोट से। तो ऑडियो टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट देना है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको ये एक्सेस ग्रांट करेगा कि वो ऑडियो के मुख्तलिफ कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कैसे होता है। उसके अंदर हमारे ऑडियो के टैग के अंदर आएगा एक सोर्स टैग, जिसके अंदर एक एस आर सी एट्रीब्यूट आएगा, और वहाँ हम अपना ऑडियो का लिंक डिफाइन करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो डायरेक्टरी के अंदर हो, वेबसाइट डायरेक्टरी के अंदर। तो जो ही मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑडियो आ चुका है और साथ ही इसके कंट्रोल भी आ गए हैं। तो वीडियो टैग है अगला। वीडियो टैग में क्या होगा, कंट्रोल्स उसी तरीके से, सोर्स एट टैग उसी तरीके से, एस आर सी एट्रीब्यूट उसी तरीके से बिल्कुल आएगा। यहाँ विड्थ और हाइट, जिस तरह हमने इमेज में विड्थ और हाइट डिफाइन की है, यहाँ भी हम कर सकते हैं। एक चीज़ कर दो, विड्थ और हाइट बेस्ट रहेगा, आपकी वीडियो भी थोड़ी अच्छी लगेगी। ये नहीं कि सुकड़ सुकड़ के पता नहीं वो क्या बन गई है, बाद में समझ नहीं आ रही कि वीडियो है कि क्या है। ओके, तो ये हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, वीडियो आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टैग्स आते हैं, मेटा टैग्स इन एचटीएमएल। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। मेटा टैग्स में जो भी कंटेंट डिफाइन किया जाता है वो वेबसाइट पर विजिबल नहीं होता, वो वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दे आर प्लेस इन साइड द हेड टैग एंड आर नॉट विजिबल। मेटा टैग्स का बेसिक काम होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि वेबसाइट के बारे में जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, सर्च इंजन मेटा टैग के जरिए से आपकी वेबसाइट को समझता है कि ये है क्या, इसमें किस किस्म का कंटेंट है, और उस तरीके से आपकी वेबसाइट को फिर वो दीगर वेबसाइट्स के मुकाबले में रैंक करता है। आई होप यू गॉट दैट। तो फर्स्ट मेटा टैग है। अब देख रहे हैं हम, जो ही हम बॉयलर प्लेट यहाँ पर लेते हैं HTML की, यहाँ पर एक नई बॉयलर प्लेट लेते हैं, Shift 1 पे क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है HTML का। डॉक टाइप HTML हेड टैग के अंदर आप एक मेटा टैग देख रहे हैं UTF-8। अब बेसिकली इसका क्या है, आपने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। इसका यह है कि जो भी हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, वो फॉर एग्जांपल इसको एक ऐसे इनकोडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि बाद बाइनरी में कन्वर्ट हो सकती है। आई होप यू गॉट दैट। क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी उसको एक स्टैंडर्ड थिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्जन हो सकती है कोड। तो आपने कोई भी जुबान के अल्फाज लिखने होते हैं तो उनका अलग-अलग तरीके से इनकोडिंग होती है। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप जो है गूगल पर एंड जस्ट सर्च इट, इनकोडिंग टेक्निक्स इन इनकोडिंग टेक्निक्स आप, बल्कि इनकोडिंग टेक्निक्स की जगह आप UTF-8 ही सर्च करें। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट इज़ द डोमिनेंट वेरिएबल विथ इंक्लूड आस्की कंपैटिबिलिटी, और ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं। जस्ट आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप ये टैग नहीं लगाएंगे तो वेबसाइट तो आपकी एनीवेज लोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र जो है वो मेटा UTF-8 अपने आप से इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर ब्राउज़र थोड़ा ओल्ड एज है,
वो इसको इंसर्ट नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगी, आपकी वेबसाइट फंक्शन ही नहीं कर पाएगी एट द फर्स्ट प्लेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टैग है हमारे पास, ये सेट्स कैरेक्टर इनकोडिंग। मेटा नेम व्यू, मेटा टैग है हमारे पास दूसरा, मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। अच्छा, आपने चंद वेबसाइट्स देखी होंगी, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और मोबाइल पर भी वो डेस्कटॉप साइट भी ओपन होती है, यानी कि वो बहुत छोटी सी करके वेबसाइट एक ओपन होती है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इस तरह ये वेबसाइट डेस्कटॉप में दिख रही है। अगर इन्होंने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया होगा तो क्या होगा, मोबाइल पर भी सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी छोटी सी करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके रेशो को भी तो मेंटेन रखना है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, सीएसएस की मदद से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जब भी स्क्रीन छोटी बड़ी होती है, लाइक अभी आप ब्राउजर में जाके देखें जरा, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे यहाँ से, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आप देख रहे हैं डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव, ये मुख्तलिफ हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर। डेवलपर्स, इसको कहते हैं डेवलपर्स टूल। आप इसमें कोई भी आकर सरफेस प्रो 7, आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो ये सब के बारे में बता रहा है कि इन मोबाइलों में आपकी वेबसाइट अच्छी इस तरह की दिख रही है। तो हम सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। लेकिन अगर हमने ये टैग इंसर्ट नहीं किया होगा तो हर जगह डेस्कटॉप साइट ओपन हो, नो मैटर हम क्या इंफॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, दैट डजेंट मैटर। तो अगर हमने सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला मेटा टैग, मेटा नेम व्यू पोर्ट ऑन एंड और कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0, ये हमें पेस्ट करना होगा। आप इसको सीधा रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम बॉयलर प्लेट कोड, किसी भी चीट शीट से आप कॉपी कर सकते हैं, या बॉयलर प्लेट कोड VS कोड के अंदर आप शिफ्ट 1 क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आ ही जाती है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्टली हम देखते हैं डिस्क्राइब वेबसाइट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट माई वेबसाइट। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो ही मैं गूगल पे जाता हूँ एंड आई सर्च फॉर सम वेबसाइट, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, मैं सर्च करता हूँ फॉर माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये ग्रे कलर में आ रहा है, एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड स्टोर फॉर योर होम और बिजनेस एटसेट्रा। ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि ये ग्रे कलर का एक टेक्स्ट लिखा हुआ। तो ये ग्रे कलर का टेक्स्ट सर्च इंजन को कहाँ से मिला? दो चीज़ें, अगर तो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस मेटा टैग, इस तरीके से एक मेटा टैग डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर मैं लाके से पेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा, अगर तो आपने ऐसे डिफाइन किया होगा तो कंटेंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे, माई वेबसाइट की जगह आप जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, वो ग्रे टेक्स्ट की सूरत में जब भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को दिखाएगा तो उसको साथ दिखाएगा। आपने क्या करना है, मेटा लिखना है, नेम डिस्क्रिप्शन, इसमें एक एट्रीब्यूट आएगा नेम डिस्क्रिप्शन, और साथ ही एक एट्रीब्यूट आएगा कंटेंट, जिसमें आप मेन कंटेंट लिखेंगे। नेम की मदद से उसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है, और कंटेंट की मदद से वो उसके कंटेंट को एक्सेस करेगा, सीधी बात। तो दिस इज द गेम। तो ये भी आपकी वेबसाइट के एसईओ को बढ़ाती है। मैंने आपको बताया मेटा टैग्स वेबसाइट के एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का जो पहली पहली चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, या वो उनके जो एआई मॉडल्स हैं, वो इस चीज़ को देखता कि आपकी वेबसाइट किसके मुतालिक है, वो खुद से एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके यहाँ पर डाल देंगे। जिस तरह आप ये देखें, विकीपीडिया ने इसके लिए एक स्टैंड मेटा टैग डिफाइन नहीं किया, तो क्या आ रहा है, इसमें जो भी विकीपीडिया में लिखा हुआ है वो साथ ही साथ उसने सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ रीड मोर का भी ऑप्शन है, रीड मोर पे जो ही क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया हमारे पास खुल जाएगा ऑफ कोर्स। सो नो सरप्राइज इन दैट। नेक्स्ट हमारे पास टैग आता है, मेटा टैग आता है, नेम कीवर्ड डिफाइन कीवर्ड्स। अच्छा, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत एसईओ जानते हैं उन्हें पता होगा कि एसईओ के नॉन एसईओ बंदों को भी पता होता है इस चीज़ का। कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से हम वेबसाइट को सर्च करते हैं। हम गूगल में गए,
या किसी भी दीगर सर्च इंजन में गए आप, गूगल, मैं गूगल पे गया और यहाँ पर मैंने लिखा हे, तो ये मेरे पास क्या है, हे कीवर्ड है। तो मैं क्या कहूँगा कि कोई नेम, मेटा नेम कीवर्ड्स, कंटेंट में क्या कहूँगा कि अगर कोई भी एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट लिख रहा है, इसमें से कोई भी लिख रहा है, यहाँ पर मैं और भी कीवर्ड्स को में लगा के ऐड कर सकता हूँ। वेबसाइट, कुछ भी इनमें से कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो सर्च इंजन क्या करेगा, कहेगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके मेटा कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास यूज़र के दिए हुए कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, और वो आपकी वेबसाइट को यूज़र के आगे प्रेजेंट कर देगा। सिंपल। तो जिस तरह आप कहीं भी अपनी पोस्ट करते हुए हैशटैग्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। हैशटैग्स नहीं लाइकली, बट कहा जाता है ना कि ऐसे अल्फाज यूज़ करें जो लोग सर्च करते हैं एंड फलां फलां। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, आपने फेक नहीं करनी किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट के एसईओ बढ़ाने के लिए इसमें टन्स एंड डजन्स ऑफ कीवर्ड, टन्स नहीं डजन्स ऑफ कीवर्ड इसमें आप एंटर कर दें, चाहे वो रिलेटेड भी ना हो, तो क्या होगा, इससे आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गिर जाएगी। क्यों? अब सर्च इंजन इतना भी पागल नहीं है, एवरीथिंग इज मॉडर्न, तो फिर लोगों को सब कुछ पता चल जाता है, तो सर्च इंजन भी सब कुछ पता लगवा ही लेता है। तो कीवर्ड भी आप समझ चुके हैं क्या चीज़ है। इट्स लाइक द नॉर्मल कीवर्ड्स जो आप सुनते हैं फॉर यूट्यूब वीडियोस या किसी भी मज़ीद चीज़ों के लिए। एंड लास्ट मेटा टैग है हमारे पास ऑथर डिफाइन करने के लिए। आपने वेबसाइट लिखी है, तो आप अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में भी ऑथर का ऑप्शन होता है, जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, यहाँ हम क्या लिखेंगे, मेटा नेम एट्रीब्यूट के जरिए से हम डिफाइन करेंगे कि इस मेटा टैग का मतलब क्या है, एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज़ बीइंग यूज्ड। तो नेम हम आ जाएगा इधर ऑथर, एंड कंटेंट क्या आ जाएगा, मुबशिर, मोहम्मद बशीर। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा मोहम्मद बशीर। तो दैट आर ऑल। हमारे पास 3-4 मेटा टैग्स हैं, आपने इसको गो थ्रू करना है, इसको यूज़ करना है, एंड यूजेस के और इम्प्लीकेशंस के ज़रिए ही आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप जान सकते हैं, परख सकते हैं कि कैसे चीज़ों का बेसिक यूजेज क्या।